गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम आज के हमारे जो चिंतक हैं वो हैं जेरेमी बेंथम। डियर स्टूडेंट, आपने बेंथम के बारे में अपनी पिछली कक्षाओं में जरूर नाम सुना है। उपयोगितावादी विचारक, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करने वाले कानून सुधारक के रूप में बेंथम का राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। उनका एक कथन है, प्रकृति ने मानव को सुख और दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे, यह केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उनके शासन से बचने का दिखावा भले ही करे, किंतु वास्तव में वह सदैव उनके अधीन ही रहेगा। विश्व प्रसिद्ध अपना कोटेशन देने वाले जेरेमी बेंथम है। बेंथम के विचारों को अध्ययन करने से पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में आज हम देखेंगे। तो देखिए, बेंथम का जन्म फरवरी 1748 लंदन के एक वकील घराने में या वकील परिवार में हुआ। बेंथम बहुत ही असाधारण प्रकृति के बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे। आप सोचो कि उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की परीक्षा पास कर ली थी। कितनी आयु? 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन का एग्जाम क्लियर कर लिया था। सोचो कितना प्रतिभाशाली छात्र होंगे। ठीक है, बहुत ही असाधारण प्रतिभा से संपन्न ये बेंथम थे। फिर बेंथम ने क्या किया कि कानून का अध्ययन करने के लिए, लॉ का अध्ययन करने के लिए इन्होंने लिंकन्स इन में प्रवेश लिया। लिंकन्स इन में प्रवेश लेने के बाद में पता नहीं उनके मन में क्या विचार पैदा हुआ कि उनका फिर धीरे धीरे बाद में वकालत से मोह भंग हो गया। इन्होंने वकालत करना पसंद नहीं आया, मोह भंग हो गया। फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने जीवन का जो मुख्य मेरा ध्येय है, मेरा जो जीवन का उद्देश्य है, यह है कानूनी पद्धतियों में संशोधन करना। निश्चित कर दिया गया। कहने का तात्पर्य तत्कालीन समय में, बेंथम के समय में जो भी ब्रिटेन की जो कानून व्यवस्था थी बहुत ही रूढ़िवादी और अंधविश्वास कहें या और भी इस प्रकार से बहुत ही क्रूरतम कानूनों से भरी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कानून व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ काम करूं, कानून पद्धति में कुछ संशोधन करूं। ठीक है, ये उन्होंने तय कर लिया गया। अब बेंथम जब लिंकन्स इन में अध्ययन कर रहे थे तब उनको एक बार इत्तेफाक से प्रीस्टले की पुस्तक जिसका नाम था शासन पर निबंध, पुस्तक का क्या नाम था? शासन पर निबंध। किसकी पुस्तक थी? प्रीस्टले की। अब उस शासन पर निबंध जो पुस्तक है उसके एक पृष्ठ पर अचेसन की पुस्तक एक वाक्य लिखा हुआ था, और वो वाक्य क्या था? अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। ये उनको जब वाक्य मिला, इससे वो इतने जीवन में प्रभावित हुए कि उनके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। किसके? बेंथम के। तो ध्यान रखना, कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि प्रीस्टले की पुस्तक शासन पर निबंध, और इस पुस्तक के किसी एक पेज पर अचेसन जो भी एक लेखक है उनकी पुस्तक का एक वाक्य लिखा हुआ था, और वो था अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। और इससे वो इतनी प्रभावित हुए कि अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाया और एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, और फिर बेंथम ने अपने समय के जो भी प्रचलित कानून थे,
अपने ज़माने के जो भी प्रचलित कानून थे उनकी दुर्बोधता, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनका बोध इससे ढंग से नहीं होता था और पूरी तरह से पूर्ण भी नहीं थे, अपूर्ण थे और अनिश्चित थे, मतलब तय भी नहीं थे कि एक जो बना हुआ कानून है वो किस प्रकार से, वो हमेशा उसका स्वभाव बदलता रहता था। तो उसने क्या किया कि जो भी तत्कालीन समय में प्रचलित कानून है, ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो दुर्बोधता, अपूर्णता और अनिश्चितता से ग्रसित है, उसने देखा कि ये कानून बहुत ही बड़े क्रूर और पाशविक प्रकृति के, बहुत ही क्रूर और पाशविक प्रकृति के, इनको सुधारने का इन्होंने बीड़ा उठा दिया। ठीक है, इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे जिनका नाम था ब्लैकस्टोन। अब ब्लैकस्टोन के द्वारा प्रतिपादित जो भी सिद्धांत थे उनकी बेंथम ने धज्जियां उड़ाने शुरू कर दी। क्या क्या? धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने अपना एक पुस्तक है शासन पर कुछ विचार, शासन पर कुछ विचार है, ये जो अपना ग्रंथ प्रकाशित किया और इसमें उन्होंने ब्लैकस्टोन के द्वारा जो भी प्रतिपादित कानून थे, विधियां थी, उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाई कि इससे ब्रिटेन के न्यायिक क्षेत्र में बहुत बड़ी हलचल मच गई। ब्रिटेन के न्यायिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखने को आ गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लैकस्टोन के द्वारा प्रतिपादित सभी विधियों का उन्होंने एक प्रकार से उल्लंघन अथात एक प्रकार से उन्होंने खंडन करना शुरू किया। फिर अब आप देखिए, बेंथम की जो भी हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं, जो भी अपने हाथों से लिखी गई हैं, 148 संदूकों में बंद है और वो सब लंदन विश्वविद्यालय तथा ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रखी गई है। सोचो कितने विद्वान होंगे। 148 संदूक, संदूक छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, और 148 संदूकों से पूरी पांडुलिपियां भरी पड़ी हैं, तो कितना लिखा होगा इस महामानव ने। इस बहुत ही अपने इस प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा कि आज भी उनकी हस्तलिखित पांडुलिपियां लंदन यूनिवर्सिटी में और ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई हैं 148 संदूकों में। सोचो। ठीक है, फिर जब इस प्रकार से इनका व्यक्तित्व, इनका प्रतिभा इंग्लैंड से जब बाहर की तरफ फैली, यूरोप में उनका प्रभाव बढ़ा, तब फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1792 में उनको बहुत ही सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया और वो था फ्रेंच नागरिक। फ्रेंच नागरिक नामक बहुत ही प्रसिद्ध उपाधि या सम्मानजनक उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये जो शिष्य हैं, ये हैं, मतलब इनका जो शिष्य थे वो थे जेम्स मिल, यानी बेंथम का जो शिष्य था वो कौन था? जेम्स मिल। और आपको पता है जेम्स मिल का ही बेटा जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल, जो हम बेंथम के बाद में JS मिल को पढ़ेंगे, जिन्होंने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में कुछ संशोधन किया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से शिष्यों की एक परंपरा है। और दूसरा, आपने अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े चिंतक रिकार्डो का नाम सुना होगा। रिकार्डो भी इनका शिष्य था। माफ करना, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, लेकिन रिकार्डो का भी अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो जो रिकार्डो थे वो भी किसके? जेरेमी बेंथम के शिष्य थे। तो जेम्स मिल हैं, रिकार्डो हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि किसके शिष्य हैं? बेंथम के। ठीक है, बेंथम कहते हैं मैं मिल का आध्यात्मिक पिता था और मिल रिकार्डो का आध्यात्मिक पिता था। इस प्रकार रिकार्डो मेरा आध्यात्मिक पुत्र था। ठीक है, क्या ना याद रखने के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है ये कथन कोई। ठीक है, अब देखिए, बेंथम ने 76 यानी 76 वर्ष की आयु में इन्होंने एक पत्र निकाला जिसका नाम था वेस्टमिनिस्टर रिव्यू। वेस्टमिनिस्टर रिव्यू अपने 76 वर्ष की आयु में निकाला। यही नहीं, एक लंदन रिव्यू नाम से भी एक पत्र निकाला, लंदन रिव्यू। तो आपसे कभी पूछा जाए प्रश्नों में कि बेंथम के द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम का उल्लेख करिए, तो आप बता सकते हैं वेस्टमिनिस्टर रिव्यू और लंदन रिव्यू। ये दो पत्र थे जिनका संपादन कौन करते थे? बेंथम करते थे। तथा लंदन विश्वविद्यालय में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थापना की। इसका उद्देश्य यह था कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की दूषित वातावरण से मुक्त रहना।
उसने उपयुक्तवाद के साथ साथ सुधारवाद की भी नींव दृढ़ की। इसलिए यूनिवर्सिटी कॉलेज का भी जब उल्लेख है तो उसमें लंदन का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, 1832 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे उनके कुछ जीवन परिचय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आपको महत्वपूर्ण यही याद रखना है कि अपना जो उपयुक्तवादी विचार है वो प्रिस्टले की पुस्तक शासन पर निबंध, उस पुस्तक में हचिसन की पुस्तक का एक वाक्य लिखा हुआ था जिसका नाम था अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख। इनसे ही अपने जीवन में प्रेरणा मिली और अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया तथा तत्कालीन समय में ब्रिटेन में ब्लैकस्टोन के द्वारा जो भी विधियाँ लागू थी उन सब का खंडन किया और उसमें कानून में सुधार करने की बात की। और फिर इनको फ्रांस सरकार के द्वारा वहाँ की राष्ट्रीय सभा ने अपना सर्वोच्च सम्मान से उनको विभूषित किया, वो था फ्रेंच नागरिक। अपने जीवन काल में उन्होंने वेस्टमिनिस्टर रिव्यू, लंदन रिव्यू नाम से पत्र निकाले। आप देखते हैं उनकी रचनाएं। देखिए, बोरिंग ने बेंथम की जो पुस्तकें हैं उनको 17 खंडों में प्रकाशन करवाया गया है। कौन कौन सी हैं महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं आप समझिए। पहली है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, हिंदी में कहें शासन पर कुछ विचार, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरी है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, हिंदी में कहें तो नैतिकता और विधान निर्माण के सिद्धांत। अगली है ऐसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉज। नेक्स्ट है एनार्कियल फैलिसीज, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, रेडिकलिज्म नॉट डेंजरस, एमेंसिपेट योर कॉलोनीज, डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशंस, ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स, कैसिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, द बुक ऑफ फैलिसीज, कैटेसिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, ए टेबल ऑफ स्प्रिंग्स ऑन एक्शन। पुस्तकें बहुत सारी हैं, आपको याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण जिसका हम अध्ययन करना है वो है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, यानी शासन पर कुछ विचार, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। अगला है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें हैं, या फिर आप ऐसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स, इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इनके जो विचार हैं उनको अध्ययन करने से पहले कुछ सामान्य जानकारी, पूर्व जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उपयुक्तवादी सिद्धांत के जनक के रूप में क्या बेंथम में जाने जाते हैं, या बेंथम से पहले भी कुछ ऐसा कुछ विचार ब्रिटेन में रहा हुआ था, तो कुछ समझ लीजिए आप। बेंथम से पहले उपयुक्तवादी सिद्धांत का प्रतिपादन इंग्लैंड के ह्यूम और प्रिस्टले द्वारा हो चुका था, लेकिन ये अलग बात है कि वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध और चर्चा में नहीं आए। ह्यूम ने अपना ग्रंथ ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर और प्रिस्टले का ग्रंथ ऐसे ऑन गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने उपयुक्तवाद के संबंध में कुछ विचार प्रतिपादित किए थे। अब उपयुक्तवाद के प्रतिपादन और विकास में जो योगदान रहा है तो उसमें हम बेंथम तो हैं, साथ में जेम्स मिल है, जॉन ऑस्टिन है, जॉर्ज ग्रेट है, जेएस मिल है, अलेक्जेंडर बेन है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने भी अपनी जो बेंथम द्वारा जो विचार दिए गए उपयुक्तवाद के संबंध में, इन विचारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। अब उपयुक्तवाद की जो पद्धति है वो निगमनात्मक और अनुभूतिमूलक है, अनुभव ही इसका मुख्य आधार है। उपयुक्तवाद का संबंध जीते जागते व्यक्तियों पर जीवन की ठोस वास्तविकताओं से है, काल्पनिक व्यक्तियों अमूर्त सिद्धांतों से बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर समझना है कि उपयुक्तवाद एक जीवित मनुष्य, हम सभी मानव समुदाय, हम सभी जीते जागते लोगों के लिए है और जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है। इसमें कहीं पर भी कल्पनाओं का कोई सहारा नहीं है और न ही अमूर्त सिद्धांत जिसको केवल मानसिक तौर पर समझ सकते, ऐसे किसी प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख नहीं है। इसमें हमारे एक जो अनुभव से जो प्राप्त होते हैं, अनुभूतिमूलक विचारों को ही मुख्य आधार या अनुभव को ही मुख्य
आधार बनाया है, ये आपको समझना चाहिए। उपयुक्तवादी सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग व्यक्तिवादी हैं। क्यों व्यक्ति? इसलिए है क्योंकि वो किसके सुख पर बल देते हैं? व्यक्ति के सुख पर, इसलिए व्यक्तिवादी है। जो ये मानते हैं कि राज्य है वो व्यक्ति के लिए, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। इस प्रकार के इस मत पर जो अपनी सहमति दर्शाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवादी विचार। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि उपयोगितावाद एक ऐसा दर्शन है जो यथार्थवादी पक्ष को देखता है। इसमें सुखवाद से प्रेरणा ली है, जिसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और दुख से सदैव बचना चाहता है। उपयोगितावाद को सुख दुख की मात्रा से आंका जा सकता है। देखिए, ये जो सिद्धांत है, ये जो दर्शन है, वो व्यक्ति के जीवन के यथार्थवादी यानी वास्तविक पहलू को देखता है, और ये जो सुखवाद का जो दर्शन है उससे प्रेरणा लेता है। क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सुख की कामना करता है, सुख की प्राप्ति करने का काम करता है। वो हमेशा वही काम करता है जिससे सुख की प्राप्ति हो, और उस काम से बचता है जिससे उसे दुख की प्राप्ति होती है। आई बात समझे? इसलिए वो सदैव सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और दुख से सदैव बचना चाहता है। और उपयुक्तवाद है वो सुख दुख की मात्रा से ही, अर्थात उसे जाना जा सकता है या फिर उसी मात्रा से आंका जा सकता है। ठीक है, इसलिए उपयुक्तवाद की मांग है कि राज्य नागरिकों के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण करने के लिए विधि का निर्माण करें। समझ सकते हैं? उपयुक्तवादी स्पष्ट करता है कि राज्य के जो नागरिक हैं उनके विकास के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करें, उनका निराकरण करें, और इसके लिए वो उपयुक्त विधि का निर्माण भी करें। उपयुक्तवाद ये भी मानता है कि व्यक्ति मानव प्रेम सह अस्तित्व से रहे, इसके लिए समाज का अस्तित्व भी आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति अकेला तो रह नहीं सकता, सजीव है, समाज में क्रियाकलाप करता है, समाज में रहता है, उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, और तो उसके अंदर कई प्रकार के गुणों का प्रादुर्भाव है। तो आप समझ सकते हैं कि मानवीय प्रेम और सह अस्तित्व के लिए उससे समाज का अस्तित्व भी अति आवश्यक रूप में स्वीकार किया गया है। उपयुक्तवाद एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो मनोवैज्ञानिक विधि से मानव मस्तिष्क के तत्वों का विश्लेषण करता है। ये आपको अच्छे ढंग से समझना चाहिए। ठीक है, एक मनुष्य के सुख में वृद्धि करने का एक आधार है जो मनुष्य के जो भी आवश्यक है उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये बातें करता है। तो इसलिए जब हम बेंथम के उपयुक्तवादी विचार को समझेंगे, स्पष्ट करेंगे, तो इससे पहले आपको ये जो सामान्य जानकारी है उपयुक्तवाद के संबंध में ये आपको पता होना चाहिए कि उपयुक्तवाद क्या है, किन बातों पर बल देता है, और बेंथम से पहले किस प्रकार से ह्यूम प्रिस्टले ने इसके बारे में उल्लेख किया है, तथा उसके बाद में मिल है, ऑस्टिन है, ग्रेट हैं, जेस मिल है, अलेक्जेंडर हैं, इन लोगों ने किस इस विचारधारा को आगे बढ़ाया है। ये था उनके जीवन के संबंध में कुछ तथ्यात्मक महत्वपूर्ण जानकारी।